हिंदी प्लस भीलवाड़ा यूट्यूब चैनल दर्शकों का मैं सिंबू दयाल सैनी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाकर 17 मई 2020 तक कर दिया है। जो विद्यार्थी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के बंद होने से घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामना। वो अपने इस बहुमूल्य समय को अपने अध्ययन में लगाए। हालांकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने आगामी दिनों की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परीक्षाओं का क्रम पुनः शुरू होगा। मैं अपने इस YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य, व्याकरण, जीके के अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं। इसी क्रम में आज का ये वीडियो कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पिछले वीडियो में हम उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक काल की बात कर रहे थे। आधुनिक काल के जब उपभेद हम करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता, इस प्रकार 6-7 उपभेद उसके किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी उनका सही तरीके से अध्ययन कर सके। कक्षा 12 में आधुनिक काल के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। पिछले वीडियो में भारतेंदु युग का अध्ययन करते हुए हमने भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट आदि का सामान्य परिचय देखा। आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग की बात करने वाले हैं। जो साथी नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक अपडेट उन तक पहुंच सके। आज का ये द्विवेदी युग का नामकरण हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इसके 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम देखें। पहली बात, डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नाम जागरण सुधार काल नाम दिया। इसके अलावा भारतेंदु युग में जो गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली और ब्रज भाषा अलग अलग थी, इस काल तक आते आते गद्य और पद्य की भाषा एक हो गई, खड़ी बोली हिंदी, और ये सारा प्रयास किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इस द्विवेदी युग की समय सीमा की हम बात करें तो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। साथ ही इसके 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं की स्थापना इस युग में हुई। पहली, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर है और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से हिंदी के अनेकों ग्रंथों को प्रकाशित किया गया, प्रकाश में लाया गया। तो ये दोनों संस्थाओं ने हिंदी साहित्य के विकास में अनिर्वचनीय, अकथनीय योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उनका परिचय करने से पूर्व मैं इस काल की कुछ प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले, जो राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी युग में थी, वही राष्ट्रीयता की भावना इस काल की रचनाओं में भी देखी जाती है। साथ ही सामाजिकता की भावना, नीति और आदर्श की स्थापना, नारी की गरिमा और नारी उत्थान के लिए भी इन कवियों ने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया। हास्य व्यंग भी इन रचनाओं में देखने को मिलता है। साथ ही तीनों प्रकार के काव्य का लेखन इसमें किया गया।
प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु युग में भी था और द्विवेदी युग में भी हुआ। अब हम बात करेंगे इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में। इस युग के कवियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले अनुशासन की धारा के कवि, या हम इसको कह सकते हैं द्विवेदी युग या द्विवेदी मंडल के कवि, और दूसरे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के अर्थात स्वच्छंद काव्य धारा के कवि। हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सामान्य साहित्यिक परिचय हम जानेंगे। अन्य कवियों का परिचय अगले वीडियो में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में दौलतपुर गांव, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा रची गई कुल रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है, जिसमें उनकी कुछ पद्य रचनाएं हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र। ये संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है। महिला मोद, इस रचना में उनके स्त्री संबंधी विचार अभिव्यक्त हुए हैं। और कविता कलाप, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। कुछ उनकी अनुदित रचनाओं की बात करें तो उन्होंने संस्कृत के कवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव का कुमार संभव सार नाम से हिंदी में अनुवाद भी किया है। उनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण लेख, जिसमें पहला है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। यह लेख उन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में लिखा था। और दूसरा लेख है आर्य समाज का कोप, जो इन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1914 ईस्वी में लिखा था। एक उनका गुप्त नाम, जिसको हम छद्म नाम कह सकते हैं, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। कभी कभी वो इस छद्म नाम से भी लेख लिखते थे, जिसमें प्रमुख लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये लेख इन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में लिखा था। इसी लेख को पढ़कर हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो महाकाव्य लिखा साकेत, उसमें उन्होंने उर्मिला के जीवन को विस्तार के साथ उसके त्याग और बलिदान को पाठकों के सामने रखा। इन्होंने लगभग 17 साल तक 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही इन्होंने हिंदी गद्य को परिष्कृत भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने का आग्रह किया। ये कवि भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे और संपादक भी थे। इसीलिए इनका जीवन हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संपत्ति शास्त्र नाम की जो इनकी रचना है, वो इनकी अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है। इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से 15 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, जो कि हमें उपलब्ध हो सकता है। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं, वो इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और साकेत रचना में उन्होंने एक पंक्ति कही है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी और हनुमान जी, बजरंगबली दोनों के प्रति अपनी
कृतज्ञता ज्ञापित की है। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण रूप भी प्रदान किया है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस सामान्य परिचय को यदि हम 2-3 बार इसको सुनेंगे तो हमें अच्छे से याद होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।